बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मुंतखब करदा मौजू अपने सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से इंतहाई दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और मुनफरिद है। इस इनफरादियत के साथ साथ ये इंतहाई संजीदा मौजू भी है जिसका ताल्लुक बराह रास्त 1945 में इख्तिताम पजीर होने वाली दूसरी आलमी जंग के बाद में पेश आने वाले चंद वाक़यात से है। नाज़रीन, हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि 1945 को एक खून रेज़ आलमी जंग का इख्तिताम हुआ, जिसके बाद 2 साल के कलील अरसे के अंदर बरसीर पाक हिंद के अंदर 2 स्टेट मार्ज वजूद में आई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को वकूफ़ पजीर हुई और इसके बाद पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ कि दुनिया के अंदर ये पहली इस्लामी नज़रियाती ममलकत तस्लीम की गई। और इसको इस्लामी नज़रियाती ममलकत या इस्लामिक आइडियालॉजिकल स्टेट का शर्फ इसलिए हासिल हुआ कि इसके खून के अंदर इस्लामी नज़रिया शामिल किया गया था और बरसीर पाक हिंद के मुसलमानों की आवाज़ को सुना गया था, जिसकी बदौलत मुसलमानों को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ऊपर मुश्तमिल एक अलग स्टेट का मुतालबा तस्लीम किया गया था। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 मई 1949 के 2 साल के कलील अरसे के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। इस दफ़ा इस डेवलपमेंट का इलाका बरसीर पाक हिंद की बजाय बैतुल मुक़द्दस की सराउंडिंग थी और 14 मई 1949 को एक और आइडियालॉजिकल स्टेट मार्ज वजूद में आई। इस दफ़ा ये एक यहूदी नज़रियाती ममलकत थी जिसकी डिक्लेरेशन 14 मई 1949 की रात को हुई। नाज़रीन, ये दोनों वाक़यात इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त की सेटिंग के अंदर ये दोनों आइडियालॉजिकल स्टेट्स एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं, ये एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करती हैं और इनके दरमियान में आग और पानी वाला मामला है। इस तारुफ के बाद मैं बराह रास्त अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ आता हूँ जो इन दोनों आइडियालॉजिकल स्टेट के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर मुश्तमिल है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये चीज़ वजाहत के साथ पता चले कि जब 2 मुख्तलिफ मज़हब वाली तहरीक 2 साल के कलील अरसे के बाद लाखों इंसानों के खून बह जाने के बाद मार्ज वजूद में आती हैं और जब उनके बानियान पूरी दुनिया के सामने बिलअमूम और अपनी कौम के सामने बिलखसूस अपना मुकदमा पेश करते हैं तो उस मुकदमे के अंदर उनके मदरजात क्या थे या उनकी तरजीहात क्या थी। इन तरजीहात का तयन बुनियादी तौर के ऊपर उन 2 आइडियालॉजिकल स्टेट की तहरीक के पीछे होने वाली पूरी की पूरी मूवमेंट को बयान करती हैं और इसलिए मैंने इसका एनालिसिस करना ज़रूरी समझा ताकि हमें पता चले कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के अंदर अपनी पहली तकरीर की तो उनके बुनियादी तौर के ऊपर नुकात क्या थे या उनकी तरजीहात क्या थी जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की अगली मंजिल को सेट करना था। इसी तरह डेविड बेन गूरियन ने जब 14 मई 1949 को अपनी कानून साज असम्बली कनेसेट के सामने तकरीर की तो उसने भी एक अपनी कौम के सामने और बैनुल अक़वामी अक़वाम के सामने भी अपना केस रखा और अपना मुकदमा पेश किया। तो इन दोनों मुकदमात की नौइयत और इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस साइड बाय साइड करके हम देखेंगे कि इस्लामी नज़रियाती ममलकत के मसाइल क्या थे, उसका मुकदमा क्या था, उसकी लेगेसी क्या थी और इसी तरह जो 2 साल के बाद 14 मई 1949 को डेविड बेन गूरियन ने एक तकरीर की, उसके मसाइल क्या थे, उसने अपनी लेगेसी कैसे प्रेजेंट की, उसने अपना मुकदमा दुनिया के सामने कैसे रखा और उसने दुनिया को क्या बताया कि हमने ये नज़रियाती ममलकत किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर हासिल की। ये वो तकरीर है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के सामने की और ये नेशनल असम्बली के आर्काइव के ऊपर मौजूद है। इस तकरीर के ऑडियो के साथ क्या मामला पेश आया और उसकी फेट क्या बनी और वो आज तक अवेलेबल क्यों नहीं है, ये हम इसके रिव्यू के अंदर देखेंगे। इसके फिल वक्त हम अजमाली तौर के ऊपर देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने इस तकरीर के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर किन नुकात के ऊपर
बात की और क्या मुकदमा पेश किया। इसमें पहले पैराग्राफ के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम लोगों को वेलकम किया और दूसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लोगों को इम्पोर्टेंस से बताया कि ये एक सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसके अंदर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कानून साजी करने के लिए। तीसरे पैराग्राफ के अंदर कायद-ए-आज़म ने जो सबसे बड़ी कर्स है उसके ऊपर बात की कि जो ब्राइबरी और करप्शन है इसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने लड़ना है। और इसके बाद उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की कर्स की बात की और लोगों को बताया कि किस तरह ये ब्लैक मार्केटिंग नॉर्मल सिटीजन्स को अफेक्ट करती है और जो कमोडिटीज़ को होल्ड करते हैं और उसके बाद जो है इसका पूरी कम्युनिटी के ऊपर क्या असर आता है। दैन कायद-ए-आज़म ने एक और ईवल और कर्स की बात की, वो थी नेपोटिज़म और जॉबरी की, कि जो अकरबा परवरी है और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने ऑफिस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो उसके अगेंस्ट आप लोगों ने काम करना है। इन सारी बातें करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत लंबा पैराग्राफ बोला और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली प्रीएम्बल बांधा, क्योंकि ये पैराग्राफ बुनियादी तौर के ऊपर जिस नतीजे के ऊपर मुंतज हो रहा था वो चीज़ कायद-ए-आज़म को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता थी कि 1857 से चलने वाली 1947 तक की इस क़याम पाकिस्तान की जदोजहद के अंदर, जिसके अंदर लगभग 22 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, उसका उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर इस पैराग्राफ के अंदर फ़ैसला कर दिया। और ये फ़ैसला जो है उसका असर ये हुआ कि ये ऑडियो जो है ये पाकिस्तान के किसी भी आर्काइव के अंदर अवेलेबल नहीं है कि कायद-ए-आज़म ने ये बात क्यों की और क्या वो जो है उसके इफ़ेक्ट थे। तो इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि आई अंडरस्टैंड कि इस डिवीज़न ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल से कुछ लोग नाखुश हैं और जो है अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है इसके अंदर आप लोगों को इसके साथ लायल होना पड़ेगा, क्योंकि ये अमर था जो हो चुका है और इसमें अभी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे आप अपने जो है मुल्क के साथ जो अपने उसके साथ सिंसेरिटी शो करें। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आई कैन नॉट एम्फसाइज इट टू मच, वी शुड बिगिन टू वर्क इन द spirit in course of time. All these angularities of the majority and minorities communities, the Hindu community and the Muslim community, जो है आपको सेटल होना पड़ेगा आपस में बुनियादी तौर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि मुसलमानों के अंदर भी पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नीस वगैरह मौजूद है। इसी तरह हिंदूज़ के अंदर भी ब्राह्मस, वशनास, खत्रीज़ और बेंगलीज़, मद्रासीज़ ये सारे के सारे मौजूद हैं। और जो 400 मिलियन की जो नेशन है उसको आप कब्ज़े में नहीं थे रख सकते। यहाँ पे फिर उन्होंने अपना बुनियादी तौर के ऊपर नुक्ता बयान किया कि देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्राम दिस, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे उन्होंने जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की और ये हम उनकी अपनी ज़ुबानी में आपको ऑडियो के अंदर सुनाते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को बगौर सुना और हमने देखा कि ये जो मुकदमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पिछले 90 साल की कुर्बानियों का पूरी कौम के सामने और बैनुल-अक़वामी अक़वाम के सामने पेश करना था, इस मुकदमे और इस लेगेसी को उन्होंने इस तरह बयान किया कि कॉम्प्लीमेंट्स के बाद उन्होंने 5 सोशल ईवल की बात की और जिसके अंदर उन्होंने नेपोटिज़म, जॉबरी, ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी और करप्शन के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। और जब हम देखते हैं तो आज पूरी की पूरी कौम इन्हीं 5 सोशल ईवल के अंदर पड़ी हुई है और इससे निकलने का रास्ता हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इसके बाद जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी लंबा प्रीएम्बल बांधा, वो था कि कायद-ए-आज़म की विजन मुस्तकबिल के पाकिस्तान के लिए कैसी थी। इसके अंदर हमने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले लोगों को रिकनसाइल करने की कोशिश की कि अभी ये पार्टीशन हो चुकी है, अभी इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है और अभी आपको इसी के अंदर इन्हीं हालात के अंदर रहना है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस सारी डिस्कशन का मरकज़ था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आखिरी जो बात थी, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहने वालों को ये कहा था कि आप अपने अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद हैं। इस पॉइंट तक तो किसी को भी किसी किस्म का ना कोई डाउट है ना कोई शक है, और ये इंतहाई प्लेजेंट प्रोग्रेसिव इस्लाम की बात पाकिस्तान की बात थी। बट दैन जो अगली बात कायद आज़म ने फरमाई कि आप किस मज़हब के हैं, किस कौम के हैं या किस नस्ल के हैं, उसका मज़हब के मामलात के साथ, हुकूमत के मामलात के साथ कोई सरोकार नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क नाज़रीन इसलिए लगता है कि इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले मुल्क की पहली कानून साज असम्बली के सामने तकरीर में ही अगर आप अपने इस्लाम को डिसओन कर दें और लोगों को ये मैसेज दे दें कि अभी आप किसी भी मज़हब के हों, आप अपने मज़हब की प्रैक्टिस करते रहे, हुकूमत के मामलात चलाने के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं है, इसका मतलब यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह विजन दे दी थी कि ये मुल्क सेकुलर होगा। ये इतना अनपॉपुलर ऐलान था या अनपॉपुलर कमेंट था या मुकदमा था या तरजीह थी कि इसको हम बुनियादी तौर के ऊपर 3 स्टेजेस के ऊपर एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसके साथ क्या किया, दूसरे नंबर के ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस विजन का तस्वुर पाकिस्तान से क्या टकराव है या वो किस तरह मुतसादम है। इसके अंदर हम अपना तजिया करने के बजाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को अल्लामा इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान के खुतबा इलाहाबाद 1930 के अंदर स्टेट और इस्लाम के दरमियान लिंक से वाजे करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने 1974 में इस स्टेट और रियासत और मज़हब को जुदा करने के ऊपर अपनी क्या वर्डिक्ट दी 1976 की सेकंड अमेंडमेंट के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी नाज़रीन हम सबसे पहले उन खुतबा इलाहाबाद के 1930 के अल्लामा इकबाल के विजन के ऊपर जाते हैं, जिसके अंदर उनका पाकिस्तान का तस्वर बिलखसूस स्टेट और मज़हब के लिहाज से क्या था, उसकी तरफ जाते हैं। अल्लामा इकबाल को खुतबा इलाहाबाद देते हुए शायद पता था कि मुस्तकबिल में कायम होने वाली इस्लामी रियासत के साथ रियासत बनाने वाले क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने तस्वुर पाकिस्तान देने से पहले इस चीज़ की वजाहत कर दी थी कि इस्लाम और रियासत का बाहम क्या ताल्लुक़ होगा। इसलिए उन्होंने अपने पहले पैराग्राफ के डी चैप्टर के अंदर ये चीज़ बताई कि इस्लाम इंसान की अकाई को दो ना समझ आने वाली रूह और मादा के अंदर तकसीम नहीं करता। इस्लाम के अंदर खुदा और कायनात, रूह और मादा, मज़हब और रियासत एक चीज़ है। ना सिर्फ ये, इससे पहले अल्लामा इकबाल ने अपने शुरा हफ़ाक किताब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम में इज्तिहाद के चैप्टर के अंदर इस्लाम और रियासत के माबैन गहरे ताल्लुक़ का तायुन इंतहाई क्लियर अल्फाज के अंदर इस तरह किया था कि इसके अंदर कोई शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस किताब में अल्लामा इकबाल जर्मन स्कॉलर नॉमन का हवाला देते हुए कहते हैं कि नॉमन ये कहता है कि बस हम ये कर सकते हैं कि हम रियासत के बगैर रह रहे हैं और अपने आप को जानते बूझते अनारकी के हवाले कर दें, या हम ये कर सकते हैं कि हम एक मजहबी अकीदे को भी साथ रखें और उसके साथ साथ एक सियासी अकीदे को भी अपनाएं। बस कुरान पाक हमें ये लाजमी तौर के ऊपर तलकीन करता है कि मज़हब और रियासत और इखलाक और सियासत को एक सिंगल रेवोल्यूशन के अंदर रखें, जिस तरह प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर रखा हुआ था। नाज़रीन, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बेशुमार प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं और बेशुमार किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि कायद आज़म को किस तरह का पाकिस्तान चाहिए था। बहरहाल हमने इस छोटे से क्लिप के अंदर, छोटे से प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को वजाहत से साथ बयान कर दिया कि खुतबा इलाहाबाद के अंदर तस्वुर पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल रियासत और इस्लाम को साथ साथ देखना चाह रहे थे, जबकि जैसे ही पाकिस्तान हासिल हो गया तो 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रियासत और इस्लाम को अलग-अलग देखना चाह रहे थे। तो इस नुक्ते के ऊपर हम इसराइल की तरफ जाते हैं और इसराइल की तरफ देखते हैं कि इसराइल ने अपनी वहदानियत, अपनी नज़रियात के ऊपर क्या कुर्बानी दी और उसने आया अपनी पहली तकरीर के अंदर इस नज़रिए के ऊपर कायम रखने का इरादा किया, या कि वो भी पाकिस्तान की तरह अपने उस नज़रिए से हट गया। जब हम इसराइल की बात करते हैं तो यहूदियों की तारीख के ऊपर बेशुमार किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और इसके ऊपर घंटों के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। हम इस मुख्तसर प्रोग्राम के अंदर पिछले 2000 साल की तारीख का इंतहाई मुख्तसर यादा 74 ईस्वी में रोमन जनरल टाइटस के उस हमले से करते हैं जो उसने
यरूशलेम के ऊपर किया और उसने दूसरे हैकल सलमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ से यहूदियों को निकाला, बेशुमार यहूदियों को मार दिया गया। कुछ यहूदी वहाँ से निकले और यहूदी डायस्पोरा के अंदर चले गए। और हमें मदीना शरीफ के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कुछ यहूदी नज़र आते हैं। कुछ यहूदी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर चले गए, वहाँ से ये ईस्टर्न यूरोप में दाखिल हुए, ईस्टर्न यूरोप से ये यूरोप के अंदर चले गए और अमेरिका में भी अगले 1500-1700 साल के अंदर इस डायस्पोरिक मूवमेंट के अंदर रहे। और इन 1500-1700 सालों के अंदर इन्होंने ज़माने की मारें खाई। इवन जब सलीबी जंगें हुई तो सलीबी जंगों के अंदर जब ईसाई मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए आते थे तो गुजरते गुजरते जहाँ जहाँ पे अंदर इनको यहूदी नज़र आए, राइनलैंड मसाकर बहुत बड़ा मसाकर है जहाँ पे उन्होंने यहूदियों के उस वक्त एक आबादी 60,000 की आबादी को जानते बूझते कत्लो गारत कर दी। आखिरी सीरीज़ की जो हमें कत्लो गारत नज़र आती है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नज़र आती है, जिसके दौरान हिटलर ने सो कॉल्ड होलोकास्ट के अंदर 60 लाख के करीब यहूदियों को ताराज और कत्ले आम उनका किया। अभी ये तो तारीख है 2000 साल की, इसके मुकाबले में सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की तारीख है 1857 से लेकर 1947 में 90 साल की। तो 90 साल का अयादा हम कर चुके हैं। अगर इन 2000 सालों का अयादा करके हम देखते हैं इसराइल के डेविड बेन गुरियन ने अपने 2000 साल में जो अपने आबाओ अजदाद के साथ वादा किया हुआ था या जो उन वादों के ऊपर अमल करके इसराइल हासिल किया, तो क्या उसने उस वादे का अयादा किया और उस तकरीर के जो है उस तकरीर के अंदर उसने किन नुकात के ऊपर जोर दिया और उसकी तकरीर का मरकज़ क्या था, महवर क्या था और उसने मुस्तकबिल का तयन इस तकरीर के अंदर क्या किया। तो हम डेविड बेन गुरियन की तकरीर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसने क्या बात की। इसराइल की पार्लियामेंट कनेसेट का ऑफिशियल गज़ट नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ इसराइल की बात करता है। इसके अंदर डेविड बेन गुरियन ने खिताब करते हुए सबसे पहले लैंड ऑफ इसराइल की बात की कि ये किस तरह यहूदियों का एक बर्थ प्लेस है और यहाँ से उन्होंने रूहानी मजहबी और सियासी शनाख्त हासिल की और इधर से ही वो फले फूले किताबें हासिल की। जब उनका डायस्पोरा हुआ और उनको वहाँ से फेंक दिया गया, फिर भी उन्होंने रियासत का वजूद रखा, अपनी फेथ कायम रखी और उन्होंने रेगिस्तानों को आबाद किया और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए वो मूव करते रहे। डेविड बेन गुरियन ने दोबारा तारीख की याद दहानी करवाई कि किस तरह तमाम यहूदी इस डायस्पोरा के दौरान भी अपने ट्रेडिशनल अटैचमेंट उन्होंने रखी और जहाँ जहाँ पे भी गए उन्होंने अपनी उस शनाख्त को टूटने नहीं दिया, हमेशा अपना दिफा करते रहे और हमेशा पीसफुल रहे, अपनी ज़ुबान हैब्री को कायम रखा और जिस गाँव के अंदर गए वहाँ पे जिस कम्युनिटी के अंदर गए वहाँ पे उन्होंने अपनी मईशत और अपने कल्चर को कंट्रोल किया, अमन को पसंद किया और अपना दिफा भी करते रहे। इसके बाद डेविड बेन गुरियन ने 1897 के उस समन का जिक्र किया जिसके अंदर पहली दफ़ा फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनाई गई और इसके अंदर उनका जो रूहानी पेशवा थियोडोर हर्जल का उसने जिक्र किया कि उसने पहली दफ़ा ये बात की कि यहूदी लोगों का ये हक़ है कि उनको दोबारा उनकी कौमी बर्थ प्लेस के ऊपर भिजवाया जाए और इसको एक्नॉलेज किया बाल्फोर डिक्लेरेशन ने जब 2 नवंबर 1917 को इसको लीग ऑफ नेशन के मैंडेट ने भी कंफर्म किया कि जी यहूदियों को दोबारा उनकी आबादगाही की तरफ इसराइल के तरफ भिजवाया जाए। इसके बाद डेविड बेन गुरियन ने मज़ीद आगे जिक्र किया कि जो जुल्म सितम और जो होलोकास्ट के अंदर लाखों की तादाद के अंदर यहूदी तबाह बर्बाद हुए इस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, इसके बावजूद यहूदियों ने इस अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और इसराइल की स्टेट बनाने के लिए अपना मकसद जो है उसको ज़िंदा रखा और इस तरह जो सर्वाइवर जो इस नाजियों के जुल्म से जो बच जाने वाले थे उनको माइग्रेट करने का जो है वो आना चाहिए उनको इस नई स्टेट के अंदर। इसी तरह आगे चल के डेविड बेन गुरियन ने मज़ीद ये बात की कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसने जिस मुल्क के अंदर भी था उसने ज़बरदस्त किस्म की अमन के लिए और जो है आज़ादी के लिए जदोजहद की और इसी तरह फिर आगे जाके उसने 29 नवंबर 1947 की यूनाइटेड नेशन की उस रेजोल्यूशन का हवाला दिया जिसके अंदर ज्यूइश स्टेट को इस्टेब्लिश करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद डेविड बेन गुरियन ने ये बताया कि ये हमारा राइट था जो कि हम अपने अभी इस जगह के ऊपर वापस आ गए और इस राइट को हमारे से कोई जुटला नहीं सकता और अभी ये तमाम की तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस राइट को मानती है और अभी हम इस जगह के ऊपर वापस आ चुके हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे। इसी तरह इसके आखिर में
जो बात करते हैं वो कहता है कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि जो ये टर्मिनेट आज ख़त्म हुआ है, आज की रात को 14 मई की रात को, तो 15 मई से हम इसको इसराइल को इलेक्ट करेंगे और इसकी जो है सबसे पहले हम अपना जो है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाएंगे। उसके बाद हम 1 अक्टूबर से पहले इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है वो 1 अक्टूबर 1948 से पहले बना लेंगे। उस वक्त तक ये जो प्रोविजनल काउंसिल ऑफ स्टेट के तौर के ऊपर ये बॉडी काम करती रहेगी। फिर इसके बाद उसने मुस्तकबिल की जो तयन इस तरह किया डेविड बेन गोरियन ने, उसने ये कहा कि जो रियासत है इसराइल की वो तमाम ज्यूश इमिग्रेशन वालों के लिए खुली रहेगी और उनकी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए जो है ये रियासत काम करती रहेगी। इसके बाद उसने मज़ीद ये बताया कि रियासत जो है वो पूरे का पूरा अपनी कोशिश करेगी कि सोशल और पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स जो भी रहने वाले हैं उनके हकूक़ जो हैं उनको रिलीजन, रेस और सेक्स के अलावा सारा पूरा करें। It will guarantee freedom of religion, conscious language, education and culture. It will safeguard the holy places of all religion. इसका भी उन्होंने जिक्र किया क्योंकि हमें पता है कि यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों के भी मजहबी मकामात हैं, ईसाइयों के भी मजहबी मकामात हैं और मुसलमानों के भी मजहबी मकामात हैं। इसके बाद क्लोजिंग के ऊपर डेविड बेन गोरियन ने यह कहा कि जो स्टेट ऑफ इसराइल है वो पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेट करेगी ताकि जो 29 नवंबर 1947 का रेजोल्यूशन है उसको अमली जामा पहनाया जा सके। और हम अपील करते हैं पूरी दुनिया की और ज्यूश कम्युनिटी को कि वो इस रियासत को बनाने में मदद करे। और हम अपील करते हैं कि जो अरबों ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया हुआ है उसके जो है सद्देबाब के लिए तमाम जो है वो अपना असर सूख इस्तेमाल करें। इसके बाद उसने कहा कि हम जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं तो तमाम जो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं और उनके लोग हैं ताकि उनके साथ अमन कायम करें और जो है एक बॉन्ड ऑफ कोऑपरेशन और म्यूचुअल हेल्प जो है वो हम कोऑपरेट करें। फिर उसने ये दोबारा अपील किया अपने यहूदी लोगों से जो जहाँ पे डायस्पोरा के अंदर थे कि वो आप इस जो इज़राइल है उसके इर्द गिर्द जो है आ जाएँ और वापस आ जाएँ ताकि हमारा जो वादा है वो पूरा हो सके। आपने अभी डेविड बेन गोरियन की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इसराइल की वो तकरीर सुनी जो उसने अपनी पार्लियामेंट के सामने पहली कानून साज असम्बली के सामने की। आपने दोनों तकारीर अभी सुन ली हैं और दोनों तकारीर के कंटेंट को भी देख लिया है, इसके मुकदमे को भी देख लिया है और इसकी आफाकी वैल्यू को भी देख लिया है। और नाउ यू आर द बेस्ट जज कि फैसला करें कि दो नज़रियाती मुल्क जो 2 साल के कलील अरसे के दौरान इस्टेब्लिश हुए, एक 1947 में इस्टेब्लिश हुआ, एक 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, किस मुल्क ने अपने नज़रिए के साथ वफा की और किस मुल्क ने अपने नज़रिए को भुला दिया। और फिर आप सफरिंग भी देख रहे हैं कि इनकी वजह से कैसे जब आप नज़रिए से जान छुड़ा लेते हैं या उसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके मुल्क का क्या हालत होती है। और जो है अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम अज़ कम अपनी उन वैल्यूज़ को याद रखें जो अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान के अंदर पेश की थी कि इस्लाम और रियासत बिल्कुल एक चीज़ है और इन दोनों को जुदा करके एक सेकुलर जो कचूमर बनाने की जिन लोगों की कोशिशें हैं उन कोशिशों को हम कोशिश करें कि उनका सदेबाब करें और इन तमाम एफर्ट से कुछ सीखें और इनको अपने आगे आने वाली नस्लों को भी बताएं। इसके साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।